हेलो एवरीवन। आज मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ फ्रॉम चैप्टर 2 विच इज़ राइज ऑफ गांधी एंड फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। आज हम लोग अलग अलग टॉपिक्स देखेंगे। फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज 1937 टू 1939। दिस इज़ क्लास 10 सेबा हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। ओके, सो आज का टॉपिक देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़। तो 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, तो हम लोग ने पहले भी पढ़ा है। एक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, उससे पहले भी आ चुका है। मतलब 20-20 साल या फिर 10 इयर्स के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया यूज टू ब्रिंग आउट सम एक्ट्स, या फिर मतलब ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी, आई मीन ब्रिटेन में जो गवर्नमेंट थी, वो लोग इंडिया की कॉलोनी को संभाल रहे थे। तो जैसे कि कुछ कुछ नया रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने के लिए वो लोग एक्ट लाते थे। ओके, आफ्टर 20 ईयर्स और 10 ईयर्स, ठीक है, मतलब रूल करने के लिए। तो ऐसा ही एक्ट आया था 1935 में, जिसमें क्या हुआ था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी टू इंडियन प्रोविंसेस। तो आजकल जैसे कि अभी स्टेट्स में बता हुआ है इंडिया, तो उस टाइम पे प्रोविंसेस था। ठीक है, तो उसमें क्या दिया हुआ था, जैसे कि सेंट्रली तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी, बट अभी उन्होंने विचार किया 1935 के एक्ट से कि वो लोग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी देंगी। ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम टू मेक डिसीजंस, सर्टेन एरियाज़ में वो लोग ऑटोनॉमी देंगी। किसको? प्रोविंसेस को, कि वो लोग अपना डिसीजन खुद ले पाए। तो उसमें कुछ कुछ प्रोविजंस थे 1935 एक्ट में, वो सब आपको चाहिए नहीं, बस उसमें क्या हुआ वो देखना है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्शंस द कांग्रेस पार्टी फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन 8 आउट ऑफ द 11 प्रोविंसेस। तो उसमें एक ये भी प्रोविज़न दिया हुआ था कि इंडियन पार्टीज इलेक्शंस में खड़ी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आगे बढ़ने से पहले मैं ये बात बता दूं कि हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश रूल के स्टार्टिंग से और टूवर्ड्स द एंड ऑफ फ्रीडम मूवमेंट हम लोग देखते हैं कि कैसे थोड़ा थोड़ा करके ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इंडियंस को गवर्नमेंट में आने का मौका दे रही थी। ओके, तो और वो सब हो रहा था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बिकॉज इंडियंस हैड गॉटन देयर एजुकेशन, उनको अपने राइट्स के बारे में पता चल रहा था धीरे धीरे। तो वो लोग कैसे धीरे धीरे डिमांड करते रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से। फिर वैसा वो डिमांड होते होते क्या हो गया, लास्ट में उन्होंने यही डिमांड किया कि ब्रिटिश को भारत ही छोड़ देना चाहिए। तो ये है, मतलब प्रोग्रेसिव था एवरीथिंग। ओके, सो तो ये प्रोग्रेस करते करते क्या हो गया, कांग्रेस आई मीन इंडियन पार्टीज़ को इलेक्शन में खड़ा होने का मौका मिल गया। तो जिसमें सबसे लार्जेस्ट पार्टी कौन सी उभरी, वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। बिकॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉपुलर हो गई थी ड्यू टू गांधी एंड हिज मास मूवमेंट्स। ओके, और अदर अलग अलग पार्टीज़ थी, बहुत सारी पार्टीज़ थी। ठीक है, इंडियन प्रोविंस इंडिया में तब अलग अलग बहुत सारी पार्टीज़ थी, लेकिन उसके बारे में हम लोग को उतना पढ़ाया नहीं जाता है। जस्ट कांग्रेस पार्टी को ही ज़्यादा फोकस में लाया जाता है, बिकॉज क्योंकि ही इट वाज एसोसिएटेड विद गांधी, और उनका बहुत पैन इंडिया, मतलब ऑल ओवर इंडिया उनका ब्रांचेस भी थे। ठीक है, इन सब की चीज़ों की वजह से सिर्फ कांग्रेस पार्टी को फोकस में लाया जाता है। तो एनीवेज, तो कांग्रेस पार्टी फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन 8 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। तो 11 प्रोविंसेस में इलेक्शंस खेला गया था, जिसमें 8 तो कांग्रेस पार्टी ने ही जीता। तो कौन कौन सी जगह में उन्होंने नहीं जीता? पंजाब, सिंध एंड बंगाल। तो पंजाब, सिंध और बंगाल ये वाले एरिया में क्या थे, मुस्लिम लीग ने जीता, और कुछ अलग अलग पार्टी ने जीता। ठीक है, पंजाब का रीजन जो पाकिस्तान का रीजन है ना अभी, और वो आज का जो इंडिया का पंजाब का रीजन है, उन सबको मिला के पंजाब प्रोविंस बनता था। ठीक है, एक्चुअली में जो पंजाब का लार्जर एरिया है वो पाकिस्तान के पास है। ओके, एंड सिंध एरिया भी पाकिस्तान के पास है अभी। एंड बंगाल का जो, अभी तो वेस्ट बंगाल एकदम छोटा सा है, लेकिन बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के मिला के एक पूरा बंगाल प्रोविंस होता था। तो मेजोरिटी ऑफ द बंगाल प्रोविंसेस में मुस्लिम्स भी बहुत ज़्यादा थे। तो इन सब जगहों पे मुस्लिम लीग बोल के एक पार्टी थी, वो जीती थी। तो द प्रेस्टीज ऑफ द कांग्रेस एज द ऑल्टरनेटिव, और ये बात जानना, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, ये बात जानना आपको ज़रूरी है, क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर फिर पार्टीशन ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, मतलब इसलिए हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान क्यों अलग हुआ, फिर बांग्लादेश क्यों अलग हुआ। ओके, दिस इज़ द रीज़न बिकॉज ऑफ द
presence of large Muslim population in that area and because of this very election. आप लोगों के शायद बुक में नहीं दिया होगा ये सब. Anyways, the prestige of the Congress as the alternative to colonial state rose even higher. तो ये लोगों को यकीन हो चुका था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो ऑल्टरनेटिव आएगा, मतलब कोई अगर अच्छी सरकार आएगी वो होगी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा. ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने जब वो लोग पावर में आ गए थे उन लोग ने रेजिग्नेशन दे दिया था. मतलब सिर्फ वो लोग 2 साल ही पावर में रही थी वो लोग. 1939 में उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था. क्यों? व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट, ठीक है, इस टाइम पे ही सेकेंड वर्ल्ड वार आ गया था. फिर तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तब कौन थी? ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट. इट इमीडिएटली डिक्लेयर्ड इंडिया टू बी एट वॉर विद जर्मनी. ब्रिटेन वॉज इन वॉर विद जर्मनी, मतलब वर्ल्ड वार में. तो इमीडिएटली इंडिया को भी उसमें घसीट लिया गया. ओके, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया कॉलोनी थी ब्रिटेन की. तो बट विदाउट कंसल्टिंग द कांग्रेस और द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर. मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट जो ब्रिटेन में थी उन लोगों ने खुद से डिसाइड कर लिया कि इंडिया विल ऑल्सो ज्वाइन द सेकेंड वर्ल्ड वार. और उन्होंने ये दरकार नहीं समझा कि इंडियंस लोगों से, जो इंडियंस है, कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ है, उनसे सलाह ली जाए कि हम लोग को वॉर में जाना है कि नहीं. तो द कांग्रेस क्लेम दैट सिंस द वॉर हैड बीन डिक्लेयर्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ द इंडियन पीपल, इंडियन लोगों ने अपना कंसेंट दिया ही नहीं. ओके, अपना मत दिया ही नहीं, कि उन लोग राज़ी ही नहीं हुए थे कि उनको वॉर में जाना है कि नहीं. बट उनको घसीट लिया गया वॉर में. It could not associate itself with it unless India was declared an independent nation. तो अभी कांग्रेस ने ये मन बना लिया था कि जब तक इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं हो जाता तब तक इंडिया के साथ ऐसा ही होता रहेगा. ओके, तो द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज देयरफॉर रिजाइंड ऑन November 1, 1939. तो कांग्रेस ने बोला कि वी डोंट आइडेंटिफाई विद दिस गवर्नमेंट, वी विल नॉट, मतलब हम लोग इस गवर्नमेंट के अंदर रह के काम नहीं करेंगे. तो इसलिए कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने November 1, 1939 ने सब ने रिज़ाइन कर दिया. फिर ये बहुत अजीब बात होती है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में थोड़ा सा तसल या फिर कॉन्फ्लिक्ट बहुत टाइम से चल रहा था. तो डिमांड फॉर पाकिस्तान 1940. तो जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने रिज़ाइन किया तो उस दिन को मुस्लिम लीग ने सेलिब्रेट किया. कैसे? द डे ऑफ डिलीवरेंस बोल के, ऑन December 22, 1939 में. फिर लाहौर में एक सेशन रखा गया मुस्लिम लीग का मार्च 1940 में, जिसमें जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने, उनका प्रेसिडेंटशिप था तब, वो प्रेसिडेंट थे मुस्लिम लीग के. उन्होंने अपनी स्पीच में एम्फसाइज़ किया 2 नेशन थियोरी. ठीक है, 2 नेशन थियोरी का मतलब उनका मानना था कि इंडिया is for Hindus and there should be a new, मतलब there should be a new state where Muslims stay. उनका मानना था कि इंडियन Hindus and Muslims cannot stay together, they are 2 different nations. रिलीजन के बेसिस पे उन्होंने ये बोला, जो कि ऑब्वियसली गलत था. तो ही डिमांडेड, उसको 2 नेशन थ्योरी बोलते हैं. ओके, मोहम्मद अली जिन्ना के साथ कौन सा थ्योरी एसोसिएट किया जाता है? 2 नेशन थ्योरी. आप लोग बस ये याद रखिए, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स कैन नॉट स्टे इन वन कंट्री. तो उन्होंने सेपरेट होमलैंड मांगा मुस्लिम्स के लिए, जिसको वो बुलाते थे पाकिस्तान. ऑल्दो पाकिस्तान वर्ड जिन्ना ने नहीं दिया है, वो किसी और का था. ओके, the English who wanted to weaken the national movement also encouraged the separatist spirit. तो ऑब्वियसली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, हम लोग ने पहले भी पढ़ा है, उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, फूट डालो और राज करो. तो उन्होंने इसको बढ़ावा दिया. फिर आते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह, मतलब एक इंसान के द्वारा जब सत्याग्रह किया गया अक्टूबर 1940 में. In August 1940, the Viceroy announced the famous August Offer, okay, proposing the expansion of the Viceroy's Executive Council and to constitute it as a war advisory council for the purpose of associating Indians in war efforts. तो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी. ओके, मतलब कुछ क्लोज नंबर ऑफ पीपल जिसमें डिसीजंस लिया जाता था.
एंड टू कंस्टिट्यूट इट एज अ वॉर एडवाइजरी काउंसिल, जिसमें वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल को की सीट बढ़ाई जाएगी, जिसमें इंडियंस लोगों को भी जगह दी जाएगी, ताकि उसका एक काउंसिल बनाया जा सके जिसको बोलेंगे वॉर एडवाइजरी काउंसिल। और याद रखिए इस टाइम पे वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, जिसमें इंडियंस लोगों को भी मिलाएंगे कि कैसे वॉर में क्या क्या करना है, बिकॉज उनको बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए थे। ऑब्वियसली वॉर में, एक जब वॉर होता है बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं। However, as it did not propose the granting of independence, the offer was rejected by the Congress and Muslim League. So अगस्त ऑफर में ये ऑफर आया, लेकिन इसमें इंडिपेंडेंस की कोई बात नहीं की गई, तो इसलिए इस ऑफर को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ठुकरा दिया। As a moral protest against Britain's policy towards India, the Congress started the individual satyagraha in October 1940 under the guidance of Mahatma Gandhi. Okay, very simple, nothing major to add. And individual satyagraha was also known as Delhi Chalo Satyagraha. याद रखिएगा। तो वन ऑफ द सत्याग्रही थे, बहुत फेमस सत्याग्रही, आचार्य विनोबा भावे, इनका नाम याद रखिएगा। सो ही वॉज अरेस्टेड। फिर आता है क्रिप्स मिशन 1942। अगस्त ऑफर ठुकरा दिया गया है, फिर से ब्रिटिश गवर्नमेंट भेजती है क्रिप्स और उनके साथी को 1942 में इंडिया में। The entry of the Japan in the war and their remarkable success posed a real danger to the safety of India's defense. तो जापान था जर्मनी के साथ, ओके, उसके साथ लड़ रहा था, किसके खिलाफ? ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब के खिलाफ। एंड जापान वॉज नियर टू इंडिया। तो जब जापान की एंट्री हुई, और जापान उस समय बहुत रैपिडली डेवलप हो चुका था, उसके मिलिट्री एकदम एक्सीलेंट थी, तो ब्रिटेन डर गया कि इंडिया की वो इतना नज़दीक है, तो ऑब्वियसली बहुत खतरा है उनको। तो इट मेड इंग्लैंड टू सॉफ्टन हर एटीट्यूड टूवर्ड्स इंडिया। तो उन्होंने सोचा कि हम लोग को इंडियंस को अपने साथ लाना ही पड़ेगा जैसे तैसे करके, अदरवाइज इट विल प्रूव फेटल। इन मार्च 1942 द ब्रिटिश वॉर कैबिनेट सेंट सर स्टैफर्ड क्रिप्स विथ न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल्स। ठीक है, तो कुछ कुछ नया उनको ऑफर करेंगे, तो इसलिए जो कैबिनेट थी ब्रिटेन की, उन्होंने सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा। उसके साथ कई लोग आए थे, तो इसलिए उसको बोलते हैं क्रिप्स मिशन उनके नाम पे। ही प्रपोज टू सेट अप एन इंडियन यूनियन विद डोमिनियन स्टेटस सून आफ्टर द वॉर। तो उन्होंने बोला, उनका ऑफर क्या था ये याद रखना है, कि उन्होंने बोला कि इंडियन यूनियन रहेगी जिसको डोमिनियन स्टेटस मिलेगा मतलब ब्रिटेन के अंदर। ओके, he had consultations with the different political parties, but as he did not propose any immediate transfer of power, his scheme was not accepted by both the Congress and the Muslim League. तो उनका भी मिशन फेल हो गया। ओके, क्योंकि कांग्रेस की कुछ डिमांड्स थी, मुस्लिम लीग की कुछ डिमांड्स थी, जो कि क्रिप्स मिशन के साथ मेल नहीं खा रही थी। ओके, The general feeling was expressed by Apathy saying that they were a post-dated check on a crashing bank. तो एक मतलब एक फ्रेज़ बोला गया है क्रिप्स मिशन के बारे में कि इट वाज अ पोस्ट डेटेड चेक, मतलब आउटडेटेड चेक ऑलरेडी बाउंस हो चुका है और बैंक भी गिर रहा था। मतलब इट्स लाइक एन एलिगोरी और सिम्बॉलिक बता रहे थे कि क्रिप्स मिशन का मतलब ऑलरेडी ब्रिटेन वॉज लूजिंग एंड ब्रिटेन बस स्थिति संभालना चाहता था इंडिया को, वो भी डोमिनियन स्टेटस देख के, जिसका कोई मतलब नहीं था। बोलने का मतलब ये है। नेक्स्ट इज क्विट इंडिया मूवमेंट, अगस्त 1942। तो इन सितंबर 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। M.K. Gandhi and Jawaharlal Nehru both were strongly critical of Hitler and the Nazis. तो जर्मनी की वजह से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया था, और जर्मनी में तब किसका रूल था? नाजीज का, और उसके हेड थे हिटलर। तो M.K. गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू वेर स्ट्रांगली अगेंस्ट हिटलर एंड हिज पॉलिसीज़। अगर कभी मौका मिले तो आप लोग डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हो नाजी जर्मनी का, कि उन्होंने क्या क्या अत्याचार किए थे। मतलब लर्न करने को मिलेगा कि how mad was he. Anyways, therefore he promised the British to provide the support of the Congress to their war efforts. तो बस इसी के लिए, बिकॉज
ब्रिटेन वॉज फाइटिंग अगेंस्ट जर्मनी, तो इसलिए इन MK गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर्स दे एग्रीड टू प्रोवाइड ब्रिटिश इन देयर सपोर्ट टू सपोर्ट एज इन इनका वार एफर्ट्स में, ओके, कि जर्मनी के साथ वो लोग लड़ेंगे। इन रिटर्न उनका रिटर्न में मांग थी कि दे विल प्रोवाइड सपोर्ट टू ब्रिटिश, बट ब्रिटेन को उनको देना पड़ेगा कंप्लीट इंडिपेंडेंस। बट दिस ऑफर वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑब्वियसली। फिर एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड इन October 1939, and between 1940 and 1941 the Congress organized a series of individual satyagraha to put pressure on the government। ये हम लोग ने पढ़ लिया है। At this time, Britain had all-party government whose Labour members were sympathetic to the demands of the Indian, but the Prime Minister Winston Churchill was conservative enough to liquidate Britain's empire। तो ब्रिटेन में भी इलेक्शंस होते थे, तो अलग अलग पार्टीज थी। तो एक पार्टी थी जिसको बोलते हैं लेबर पार्टी। इट वांटेड इंडिया दैट उनको इंडिपेंडेंस मिल जाए। इट वाज सिंपैथेटिक टू इंडिया का डिमांड, ओके। और उस टाइम पे जब वॉर हुआ तो वहाँ पे ऑल पार्टी गवर्नमेंट थी, मतलब सारी ही पार्टी मिलके गवर्नमेंट चला रही थी, बिकॉज टाइम्स वर डिफ़िकल्ट। और उनके हेड थे, मतलब ब्रिटेन के तब हेड थे विंस्टन चर्चिल, बट ही वॉज वेरी वेरी कंजर्वेटिव। और उनका एक फेमस डायलॉग भी है दैट आई हैव नॉट बिकम प्राइम मिनिस्टर टू क्वीन, टू मतलब इंडिया को हम लोग लिक्विडेट कर दें, हम लोग ब्रिटिश एम्पायर का फॉल कर दें। तो ही वॉज वेरी मच अगेंस्ट कि इंडिया को हम लोग ऐसे ही फ्रीडम दे देंगे, ओके। जिसकी वजह से उनका बहुत क्रिटिसिज्म भी होता है चर्चिल का। In 1942, Churchill was pressurized to send one of his ministers, Sir Stafford Cripps, to negotiate with Indian political parties seeking their support in the war that Britain was waging in Europe। तो हम लोग ने ये पढ़ा। A draft declaration of the British government was offered to India, which included the establishment of dominion, the establishment of constituent assembly, and the rights of provinces to make separate constitutions। All this would be granted only after the war। ऐसे क्रिप्स मिशन में बोला गया था कि ये सब होगा, बट ये सब कब ग्रांट करेंगे? आफ्टर, जब वॉर ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब कुछ सही से उन्होंने नहीं बोला था कि हम लोग अभी देंगे, बट इंडियंस लोगों को चाहिए था कि वो लोग उस टाइम पे ही दे दे। बट ब्रिटिश वॉज ट्राइंग टू जस्ट पोस्टपोन ऑल द थिंग्स, एंड देयरफॉर इंडियंस काइंड ऑफ लॉस्ट ट्रस्ट कि क्या वो लोग सच में अपने वादे से मुकर तो नहीं जाएंगे। तो क्रिप्स मिशन तो ऑब्वियसली फेलियर था, हम लोग ने पढ़ ही लिया। तो गांधी जी ने डिसाइड किया हिज थर्ड मेजर मास मूवमेंट लॉन्च करने का अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो वही हो गया क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। और अदर फैक्टर्स जो क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल थे वो थे फियर ऑफ जापान अटैकिंग इंडिया, ईस्ट बंगाल में टेरर, एंड द फैक्ट दैट इंडिया हैड रियलाइज्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट डिफेंड द कंट्री एनीमोर, ओके। तो इंडियंस को रियलाइज़ हो गया था कि ब्रिटिश जो है वो वीक पड़ गई है, ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉर के थ्रू, तो वो लोग डिफेंड नहीं कर पाएंगे। अकॉर्डिंगली द अगस्त 1942 गांधी लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑल्सो नोन एज द अगस्त मूवमेंट। उसको अगस्त क्रांति, अगस्त मूवमेंट भी बोला जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ द रिजोल्यूशन पास्ड ऑन 8 अगस्त 1942 इन बॉम्बे बाय द All India Congress Committee, declaring its demand for an immediate end of the British rule. The nation was inspired by the Gandhi slogan of "Do or Die." Okay. Immediately, the Congress was banned, and Gandhi and most of the तो ब्रिटिश को पता चल गया कि क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होने वाला है, तो उससे पहले ही कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया और फिर गांधी और बहुत सारे लीडर्स को जेल में डाल दिया। मोस्ट ऑफ whom had to spend the next 3 years in jail until the World War II ended। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट नेचुरली नहीं चाहती थी कि एक तो वॉर चल रहा है और एक उनको कुछ प्रोटेस्ट, मतलब डिस्टर्बेंस जो इंडिया में है वो सहना पड़े।
तो जिसकी वजह से 3 साल तक, जब तक वर्ल्ड वॉर ख़त्म नहीं हो गया, लीडर्स को जेल में ही रहना पड़ा. बट द पीपल हाउएवर वेर अनस्टॉपेबल. ऑल्दो द सब लीडर्स लोग, गांधी जी सबको जेल में डाल दिया था, लेकिन लोगों में, अब इंडियन लोगों में, मासेस में एक भावना जग गई थी क्विट इंडिया मूवमेंट की कि ब्रिटिश को भारत छोड़ देना चाहिए. दे वेर अनस्टॉपेबल. ओके. There were hartals and demonstrations all over the country. The people attacked all symbols of British government, such as, तो symbols of demonstrations और हड़ताल हो रहे थे. और ऐसा नहीं कि गांधी जी का द्वारा मूवमेंट स्टार्ट करने को कहा गया था, बट हम लोग इसको ऐसा नहीं मान सकते कि इट वाज कम्प्लीटली नॉन वायलेंट मूवमेंट. ठीक है. तो पीपल वर अटैकिंग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो भी सिम्बल्स थे दैट सिम्बलाइज्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको अटैक कर रहे थे. क्या क्या सिंबल था? रेलवे स्टेशंस, कोर्ट्स, पुलिस स्टेशंस, ये सब. फिर रेलवे लाइंस जो है डैमेज कर दिया गया था, सैबोटेज बोलते हैं. फिर टेलीग्राफ लाइंस, उस टाइम पे टेलीग्राफ मैसेजेस, टेलीग्राफ के थ्रू मैसेजेस भेजा जाता था, टेलीग्राफ लाइंस होती थी. ओके, यू कैन सर्च अबाउट इट. अभी तो बंद हो गया है वो. तो टेलीग्राफ लाइंस वर कट डाउन इन सम प्लेसेस. ये सब ब्रिटिश लोगों को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिक्कत देने के लिए. फिर इन सम प्लेसेस पीपल इवन सेट अप देयर इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट. ओके. द मूवमेंट वॉज मोस्ट वाइड स्प्रेड. कौन कौन सी जगह में? उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, बॉम्बे, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश. प्लेसेस सच एस बलिया, तामलुक, सतारा, धारवाड़, बालासोर एंड तालचेर वर फ्रीड फ्रॉम ब्रिटिश रूल एंड द पीपल वर फॉर्म्ड देयर ओन गवर्नमेंट. तो कौन कौन सी जगह में इंडिपेंडेंट या फिर ओन गवर्नमेंट फॉर्म किया, ये सब नाम है उनके, आप लोग याद कर सकते हो. Though the movement was short-lived, it demonstrated the depth that nationalist feeling had reached in the country and the great capacity for struggle and sacrifice that the people had developed. तो मूवमेंट बहुत ही शॉर्ट लिव था. जल्दी जल्दी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया था लोगों को, जल्दी से ख़त्म भी कर दिया था. बट इस मूवमेंट को, और फेलियर भी बोल सकते हैं, ये मूवमेंट एक फेलियर भी था. बट ये डेमोन्स्ट्रेटेड कि नेशनलिस्ट फीलिंग जो है, नेशन के प्रति जो फीलिंग है, पेट्रियोटिज्म, वो कितना लोगों के दिल में था. ओके. एंड पीपल कितना सेक्रीफाइस कर सकते हैं अपनी फ्रीडम के लिए. फिर दिस मूवमेंट मार्क द न्यू हाई इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ मासेस इन द नेशनलिस्ट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. इसमें हर तरीके के लोग ने, और बहुत ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था. स्टूडेंट्स, वुमेन, पेजेंट्स, वर्कर्स, उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल्स प्ले किया. दिस हिस्टोरिकल मूवमेंट प्लेस द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस इन इमीडिएट एजेंडा फॉर द नेशनल मूवमेंट. तो अभी कुछ छोटा छोटा डिमांड नहीं था, जैसे कि सॉल्ट टैक्स वगैरह जो हम लोग ने पहले देखा था. अब ये बस इनका एक ही डिमांड था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड लीव इंडिया. After quit India, there could be no retreat. Independence was no longer a matter of bargain, for any future negotiations with the British government could only be on the manner of transfer of power. तो अभी इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं था कि बातचीत के द्वारा ब्रिटिश गिव एंड टेक हो, कुछ कि ब्रिटिश थोड़ा सा दे, हम लोग थोड़ा सा माने, ऐसा नहीं था. देयर जस्ट ओनली वन थिंग इन देयर माइंड कि जस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया को छोड़ना ही पड़ेगा, ट्रांसफ़र ऑफ पावर करना पड़ेगा. दे विल हैव टू गो आउट कम्प्लीटली.